बारे में राजस्थान बाकी सारे प्रांतों की तुलना में बहुत आगे रहा है, हमेशा ही रहा है। पशु हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, इंसानों से ज़्यादा पशु हमारे राजस्थान में होते रहे हैं। अब भी जब पशुपालन की तरफ रुझान कम हुआ है, उसके बाद भी पर्याप्त संख्या में पशु अपने यहाँ है। उनके लिए जो मदद मिलनी चाहिए काश्तकारों को, पशुपालकों को, वो एक बड़ा सहयोग हो सकता है पशुधन का बीमा करना। मुझे याद आता है जब 2003 से 8 के बीच में माननीय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, मैं भी विधायक था उस समय। उसमें कोई 10-12 तरह की बीमा योजनाएं शुरू हुई थी, भेड़ों के लिए भी, बकरियों के लिए भी, भैंसों के लिए भी, ऊँटों के लिए भी, यहाँ तक कि पशुपालकों के लिए भी बीमा की योजना थी। बहुत अफसोस है मुझे बोलते हुए कि उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने चालू की थी, या किसानों से कोई दुश्मनी है, पशुपालकों से आपको दुश्मनी है। पर जो भी है वो योजना, उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है। यदि बीमा हुआ होता, उनका बीमा की कोई योजना चल रही होती, तो इस समय लंपी वायरस जैसी जो बीमारी के कारण बड़ा नुकसान है, उसमें लाभ मिल जाता किसानों को। उसके अलावा इसमें बीमा आपने शुरू तो किया है, कोई नई योजना आप लाए हैं, लेकिन वो भी उसमें प्रीमियम जो है वो सारा किसान को, पशुपालक को भरना पड़ता है। और एक ही पशु का बीमा एक घर में कर रहे हैं, 3 भैंस खड़ी है तो एक का बीमा करेंगे, ऐसा क्यों है? और उसका प्रीमियम भी सारा किसान को भरना पड़ता है। जैसे आप फसल बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, 2% किसान से ले रहे हैं, बाकी सारा आप आधा राजस्थान सरकार, आधा भारत सरकार ऐसे कर रही है, 14% वैसी ही पद्धति में पशुधन का बीमा किया जाना चाहिए, तो उस पशुपालक पे भार नहीं आएगा और उसको लाभ भी मिल जाएगा। और पशुओं के लिए कैटल शेड बनाने की योजना भाजपा सरकार में शुरू हुई थी, काफ़ी अच्छी चली, बकरियों के अच्छे शेड्स उसमें बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी योजना अभी बंद जैसी है। आपने घोषित रूप से बंद नहीं किया, लेकिन बंद जैसी है। उसको थोड़ा ठीक करना, वापस उसके लिए बजट देते हो तो उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे ही अपने गौशाला निधि नियम 2016 के तहत अपने जो 300 के लगभग गौशालाएं पंजीकृत है, गौसेवकों का प्रदेश है राजस्थान, 300 के लगभग गौशालाएं पंजीकृत है, कुछ उसमें से पंजीकृत और भी होंगी। 1.5 लाख के लगभग गौवंश इन गौशालाओं में पालन पोषण उसका हो रहा है, और उसमें से 125 गौशालाओं को तो आप सहयोग भी कर रहे हैं, सरकार सहयोग भी कर रही है, 270 दिन की सहायता दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इसमें कई सारी जो पात्रता की शर्तें हैं वो काफ़ी कठोर है, और उसमें वो भौतिक सत्यापन 2 चरणों में किया जाना अनिवार्य आपने कर रखा है, और उसके कारण कई बार दिक्कत आ जाती है, अनुदान मिलने में गौशालाओं को दिक्कत होती है। इसको थोड़ा सरलीकरण इसका किया जाना चाहिए, और भौतिक सत्यापन के बिना भी यथास्थिति, तात्कालिक स्थिति को देखते हुए अपन को थोड़ा बहुत रिलैक्स भी उसमें करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आप गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं, वैसे ही जो घर में पालन कर रहे हैं उनको भी अनुदान दिया जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है गाय को, घर खड़ी गाय को, मेरे घर में एक गाय है, 30 रुपया प्रतिदिन पहले था, शायद अब 40 कर दिया है। बछड़ा ही है तो पहले 15 था, 20 कर दिया है। वो यदि करेंगे तो मैं समझता हूँ जो सड़कों पर गाय घूमती है वो बंद हो जाएगी। आपने उसको घर खड़े को अनुदान दे दिया है, चारे जितना पैसा आपने दे दिया है, तो फिर वो पशुपालक उस गाय को बाहर नहीं छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं रोज़ के, गोधन भी मरता है, इंसान भी मरता है, गाय के अलावा कोई पशु सड़क पर नहीं मिलता है। गौ माता की जय तो हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन गाय के अलावा कोई पशु सड़क पर नहीं मिलता है, तो वो उस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी, तो अच्छा हो जाएगा। ये जो नर पशु है उनको लेकर बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो बैल काम में आते थे, इसलिए उनका उपयोग था, महंगे बिकते थे, लेकिन अब वो उपयोग ही नहीं रह गए, तो वो समस्या हो गए हैं। सरकार ने नंदीशाला खोलने की लंबी चौड़ी घोषणा कर रखी है, खुली नहीं है, कहीं कहीं खुल रही है। मेरे जालोर पंचायत समिति में खुली है, अभी शुरू हुई है, वो भी पथमाड़ा के सहयोग से।
तो उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए और नर पशु के बधियाकरण की व्यवस्था अपन को मुस्तैदी से करनी चाहिए। उससे आपके क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। हमारी जो कांकरेज नस्ल है, बहुत प्रसिद्ध नस्ल है, वो अब संक्रमित हो रही है इस कारण से कि जो अच्छी नस्ल के नहीं है नर पशु, वो भी जब वो उस वंशवृद्धि में लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उससे वो वंश भी खराब हो रहा है, उसका भी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए बधियाकरण पे हमको जोर दिया जाना चाहिए। और एक मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था, यदि ऐसा संभव हो सरकार अपने वैज्ञानिक ध्यान दे और यदि ऐसा कुछ हो सके कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते ही हैं तो उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि नर पशु पैदा ही नहीं हो, और तभी हो जब सरकार चाहे, तो ये एक समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। मुझे नहीं पता हो सकता है, पर सुना है मैंने कहीं हो सकता है। दूसरा ये कि पशुओं के बीमार पशु के इलाज के लिए वो एम्बुलेंस चाहिए होती है, नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं है। तो वो गांव से पशु को लाना, तो बीमार पशु चल के तो आ नहीं सकता और पशुपालक उसको उठा के ला नहीं सकता। बैलगाड़ियाँ अब रही नहीं, इसलिए हमको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, एम्बुलेंस की भी। और बीमार पशु को क्या बीमारी है उसकी जांच करने के लिए, पशु तो लेबोरेटरी तक आप क्या नहीं सकता, तो चल प्रयोगशालाएं हमको लॉन्च करनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे और उससे हमको पशुओं को बीमारी से बचाने में बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। पशु आहार की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर हमारे पास कोई ज़्यादा वो प्रयोगशाला है नहीं। तो पशु आहार जो मिल रहा है बाज़ार में, जो कंपनियां बेच रही है, वो ठीक है कि नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, सख्ती कुछ करनी चाहिए। माने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत कहा करते थे, जब हम गौ की चिंता सब विधायक लोग करते थे तो वो कहते थे गौ माता की जय बोलने से और गौ माता की आरती उतारने से गौ नहीं बचेगी, गौ बचेगी उसकी उपयोगिता बढ़ाने से। तो गौ की उपयोगिता बढ़े, वो पिछले 20-25 साल में बहुत सारे प्रयोग हुए, हमारे पथबेड़ा में भी बहुत प्रयोग हुए हैं और भी कई जगह हुए हैं। गौमूत्र का उपयोग, गौ के गोबर का उपयोग, उस दृष्टि से एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। अपनी अमूल डेयरी ने, गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी है, उन्होंने पशुपालकों जिनसे वो दूध खरीदते हैं उनसे गोबर और गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया है, विधिवत खरीदना शुरू किया है। ऐसा कुछ अपना सरस डेयरी और दूसरी डेयरियाँ भी अपना करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लंपी बीमारी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है राजस्थान के गौवंश को, और जितना सरकार